वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस एनिमे का पहला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके पहला पार्ट देख लीजिए। लिंक कमेंट सेक्शन पर पिन है। और अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगले दिन जिया फिर से टाकुटो से मिलने की तैयारी करता है और एल्डर मोल्टर उससे पूछता है कि क्या तुम किंग का सामना करने के लिए रेडी हो। एल्डर को लगता है कि जब हम डार्क किंग की चैरिटी एक्सेप्ट कर चुके हैं तो हमें उसके बदले में कोई भी प्राइज देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिया ऑब्जेक्ट करता है यह कहकर कि टाकुटो ने कभी ऐसी बात नहीं कही, लेकिन मोल्टर रिप्लाई करता है ये तो बस नेचर का एक रूल है, क्योंकि एविल बीइंग्स के लिए ये आम बात होती है कि वो अपने किए गए अच्छे काम के बदले में कॉम्पेंसेशन मांगे। लेकिन वो एग्री करते हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए टाकुटो पर डिपेंड करते रहना होगा, क्योंकि उनके लिए और कहीं भी सेफ जगह नहीं है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों टाकुटो के पास एक साथ जाएंगे, बिना ये जाने कि टाकुटो का इंसेक्ट स्काउट उन पर पूरा टाइम नजर रखे हुए था। टाकुटो तुरंत उस बग को वापस बुलाता है ताकि वो उसे रिपोर्ट दे सके, और जब उसे पता चलता है कि एल्प्स उसके पास आ रहे हैं तो वो बस ये चाहता है कि वो लोग कल समन किए गए बचे हुए खाने को ले और चुपचाप यहाँ से चले जाएं। वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और समझता है कि जब वो घबराता है तो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इसलिए उसे नहीं पता कि वो डार्क एल्प्स के साथ नेगोशिएट कर भी पाएगा या नहीं। आटू उससे कहती है कि वो उसके लिए ये काम कर देगी, और इससे डार्क एल्प्स को ये भी पता चलेगा कि उनका किंग उन जैसे लोगों के साथ बात नहीं करता। थोड़ी देर बाद मोल्टर और जिया वहाँ पहुँचते हैं और बूढ़ा एल्प टाकुटो को ग्रीट करता है एल्प्स के सिग्नेचर स्टाइल के साथ, और टाकुटो का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके लोगों को खाना दिया। फिर वो एल्डर पूछता है कि क्या वो उन शख्स का नाम जान सकता है जिसने उनकी मदद की, और जब टाकुटो परमिशन देता है आटू उसका नाम बताती है, डिक्लेयर करती है कि वो किंग ऑफ रुइन है। दोनों डार्क एल्प्स अपनी डर को कंफर्म होते देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, और फिर आटू उन्हें कहती है कि खाना ले जाओ क्योंकि ये वैसे भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन मोल्टर कहता है कि वो टाकुटो का उसके काइंडनेस के लिए पेमेंट करना चाहता है, वो उसके लिए बदले में क्या ऑफर कर सकते हैं। आटू सीधा कहती है कि तुम्हारे पास वैसे भी कुछ ऐसा नहीं होगा जो मेरे किंग को सेटिस्फाई कर सके, तो तुम्हें ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। वो उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई चीज है जो तुम वैल्यूएबल समझते हो, और मोल्टर हेजिटेट करता है क्योंकि अब उनके पास ऐसा कुछ बचा ही नहीं है। आटू उसे हेजिटेट करता देख एक डेथ गॉडेस वाला लुक देती है और पूछती है कि क्या तुम कुछ साजिश कर रहे हो। मोल्टर पैनिक करने लगता है और टाकुटो समझ जाता है कि ये नेगोशिएशन अब बहुत ही खराब हो रही है। वो अचानक आटू को बोलता है ताकि उनकी अप्रोच डिस्कस कर सके, लेकिन आटू गुस्से में आ जाती है क्योंकि टाकुटो को ज्यादा ही दयावान हो रहा था। वो कहती है कि ये दोनों लूजर्स तो नेगोशिएट करना भी नहीं चाहते, और ऐसे तो फिर ये सिर्फ उनके रास्ते का ऑब्स्टिकल बनेंगे। आटू उनका सर काटकर उनके हेड को बेस के आसपास पिलर पर लगाने की बात करता है, लेकिन टाकुटो उससे कहता है बस करो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि एल्प्स बस उनके साथ पीसफुली एग्जिस्ट करना चाहते हैं और वो इसके लिए पेमेंट भी करना चाहते हैं। वो सजेस्ट करता है कि हमें उनसे ऐसे तरीके से पेमेंट लेनी चाहिए जो वो अफोर्ड कर सके, ना कि उन्हें फ्री में खाना देते रहें। ऐसे फिर एल्प्स के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा बना रहेगा। आटू इस बात से बहस नहीं कर पाती और वो एल्प्स को कहती है कि उनके किंग ने उनके ऑफरिंग्स एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया है। मोल्टर के चेहरे पर रिलीफ देखकर टाकुटो और आटू दोनों ने रियलाइज किया कि वो इतना नर्वस था क्योंकि उसने टाकुटो को एक टिपिकल एविल बीइंग समझा था। आटू ने उसको इस बात पर डांटा, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो गई कि खाने के बदले क्या मांगे। अचानक टाकुटो को एक आइडिया आता है और उसने आटू से कहा कि एल्प्स से आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में पूछे। मोल्टर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कसम खाई कि वो टाकुटो को डिटेल में सब कुछ बताएगा जो उसने आउटसाइड वर्ल्ड में देखा और सुना है। आटू ने कहा कि जब वो ये काम कर ले तो उसे अपने क्लैन के साथ इस फॉरेस्ट को छोड़ देना चाहिए, जो सुनकर जिया और मोल्टर शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो फॉरेस्ट में टाकुटो के अंडर रहना चाहते हैं, लेकिन आटू ने उनसे कहा कि अगर जीना चाहते हो तो ज्यादा नौटंकी करना बंद करो। जिया ने आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन मोल्टर ने उसे चुप करा दिया, ये कहकर कि उन्हें किंग की कमांड ओबे करना चाहिए। वो जाने लगे, लेकिन अब टाकुटो को उन्हें निकालने का बुरा लगा। उसको अचानक एक आइडिया आया और उसने मोल्टर और जिया को बोला कि वो उसके किंगडम के सिटीजन्स बन जाए। वो दोनों ये सुनकर शॉक्ड हो गए, लेकिन आटू और भी ज्यादा शॉक्ड हुई, जिसने टाकुटो से पूछा कि वो ये क्या कर रहा है। उसने उसे गेम के रेफ्यूजी सिस्टम के बारे में बताया, जो अलग अलग स्पीसीज को अपने सिटीजन्स के रूप में लेने की परमिशन देता है। उसने आटू को याद दिलाया क्योंकि डार्क एल्प्स एक न्यूट्रल स्पीसीज
स्पीसीज हैं वो इजीली किंगडम के एविल सोसाइटी में अडॉप्ट हो जाएंगे और फिर वो किंगडम में रह रहे हैं दूसरे स्पीसीज के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। आटू अभी भी डाउटफुल थी क्योंकि एविल अलाइनमेंट वाली स्पीसीज अक्सर एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, लेकिन टाकुटो ने उसे याद दिलाया कि उनकी मेन स्पीसीज जिसे होमनकुला कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे ह्यूमंस को तोड़कर गलत तरह से दोबारा जोड़ा गया हो और वो अपना सारा समय उनके साथ नहीं बिता सकते। जैसे ही एक क्रीपी इमेज आटू के दिमाग में आई उसने तुरंत एग्री कर लिया। फिर वो दोनों एल्फ्स की तरफ मुड़े और आटू उनसे बोली कि टाकुटो यहाँ पर उनकी किंगडम बनाने का प्लान कर रहा है और अगर वो उसकी सर्विस करने का प्लेज ले तो वो उन्हें अपने सिटीजन्स के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। मॉल्टर इस बात से हैरान हो गया और उसने आटू से पूछा कि अगर वो उनके सिटीजन्स बनने का चॉइस ले तो क्या होगा। तो आटू ने क्लियर किया कि वो लोग एविल बीइंग्स बन जाएंगे, लेकिन ये भी बताया कि एविल होना उनके सोच से भी ज्यादा मजेदार है। उसके थोड़ी देर बाद टाकुटो और आटू डार्क एल्फ्स के कैंप की तरफ जाते हैं जहाँ सब लोग उनके स्वागत करने के लिए पहले से रेडी थे। हर कोई उनसे डरा हुआ था और कुछ कमजोर लोग तो उन्हें एक झलक देख के ही बेहोश हो गए। टाकुटो उसके थ्रोन पर बैठ जाता है और आटू उसके साइड में खड़ी हो जाती है, जिसके बाद आटू डार्क एल्फ्स को बताती है कि अब वो उनके किंगडम माइनेग्रा का सिटीजन्स बनने वाले हैं। उसने टाकुटो से एक लास्ट बार पूछा कि क्या वो इसके बारे में श्योर है और जैसे ही टाकुटो ने परमिशन दी एल्फ्स को उसके किंगडम में एक्सेप्ट कर लिया गया और आटू ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया क्योंकि अब उनकी सर्वाइवल और सेफ्टी इसकी गारंटी उनके नए किंग ने दी है। जिया सोचता है कि क्या बस इतना ही है क्योंकि उसे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था, जबकि उसे एक एविल विंग बन जाना चाहिए था। अचानक से अपने ही शब्दों पर उसे पछतावा होता है जब तीखी नफरत उसके अंदर और बाकी एल्फ्स के अंदर फूट पड़ती है। वो उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने उनकी जाति को नुकसान पहुंचाया और उन पर अत्याचार किया और उनके दिल बदले की इच्छा से भर जाते हैं। उनके साथ जो दो नॉर्मल एल्फ्स हैं वो उनके लिए चिंता करते हैं। सबको तकलीफ में देखकर टाकुटो उनसे पूछता है कि क्या वो लोग ठीक हैं और जिया के आंसू निकल आते हैं ये समझकर कि कोई उसके और उसकी क्लैन की परवाह करता है। डार्क एल्फ्स आंखों में आंसू लेकर टाकुटो के लिए चीयर करने लगते हैं और टाकुटो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद टाकुटो को मॉल्टर से कॉन्टिनेंट का एक मैप मिलता है और जैसे ही वो उसे देखता है वो चौंक उठता है और घबराहट के मारे जमीन पर गिर जाता है। आटू उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैप देखो और समझो कि उनका स्टार्टिंग पोजीशन कितना बेकार है। वो एक ऐसे कॉन्टिनेंट पर है जहाँ पहले से दो बड़े और शक्तिशाली सिविलाइजेशन मौजूद हैं। उनमें से एक है होली किंगडम ऑफ क्वालिया जो ह्यूमंस का राष्ट्र है और भगवान आर्कियोस आर्लोस की पूजा करते हैं और ये एक हार्डकोर गुड अलाइनमेंट सिविलाइजेशन है। और दूसरी है एलना एलिमेंटल्स का अलायंस जहाँ एल्फ्स रहते हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं और ये भी गुड साइड अलाइंड है। और आटू घबरा जाती है यह समझकर कि अगर उन्होंने उनका किंगडम ढूंढ लिया तो वो उन्हें तुरंत मिटा देंगे। वो भी टाकुटो के साथ गिर जाती है पर फिर टाकुटो शांत होता है और कहता है कि जब तक उनका पता नहीं चलता वो मजबूत बन सकते हैं। वो कहता है कि गेम में उनकी मेन स्पीसीज होम्यूनकुलाई बहुत बेवकूफ होते हैं, इसलिए वो ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते। लेकिन अब जब उनके पास डार्क एल्फ्स हैं तो इस मामले में हालत बेहतर होने चाहिए। थोड़ी देर बाद डार्क एल्फ्स उससे मिलने आते हैं और इस बार जिया अपने असिस्टेंट एमिली को साथ लाता है। वो टाकुटो को बताता है एमिली एक स्मार्ट गाइड है जो दूसरे किंगडम्स के बारे में बहुत कुछ जानती है, तो वो उनकी मदद कर सकती है। और आटू उनसे कहती है कि किंग उनके डेडिकेशन से खुश है और फिर वो अनाउंस करती है अब से वो लोग इम्पोर्टेंट काम का जिम्मेदारी उठाएंगे क्योंकि यही किंग चाहते हैं। वो मॉल्टर को किंगडम के इंटरनल अफेयर्स का ध्यान रखने का काम देती है और कहती है कि उसे उनसे बहुत उम्मीद है क्योंकि उसे पता चला है कि मॉल्टर मैजिक भी जानता है। अगले नंबर पर वो जिया को माइनेग्रा का हेड वॉरियर बनाती है और कहती है कि एक स्ट्रॉन्ग आर्मी तैयार करो ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। वो सोल्जर्स रिक्रूट करने का पूरा काम उसी को देती है और जिया एक्साइटेड हो जाता है। कहता है कि वो अपने सारे दुश्मनों को मार डालेगा और उनके सर को ट्रॉफी के रूप में दिखाएगा। लेकिन टाकुटो पहले ही घिन महसूस करता है। वो कहता है कि जंग बहुत ही क्रूर होता है और आटू कंफ्यूज होकर उसे देखती है और फिर वो उन लोगों को बताती है कि उनका किंग शांति पसंद करते हैं, इसलिए उसे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। ये बात एल्फ वॉरियर्स को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देती है क्योंकि वो सोचते हैं कि रुइन का किंग शांति कैसे पसंद कर सकता है। तब मॉल्टर जिया का मजाक उड़ाता है और तुरंत उठकर कहता है कि जिया के जैसे लोग जो सिर्फ मसल रखते हैं और दिमाग नहीं, उससे ज्यादा वो मददगार होगा। जिया इसे एक चैलेंज की तरह लेता है और टाकुटो से कहता है कि वो जवान और ताकतवर है, इसलिए बिना रेस्ट लिए ज्यादा काम कर सकता है। आटू को ये समझ नहीं आता कि वो दोनों बस रुइन किंग का अटेंशन पाने के लिए कम्पीट कर रहे हैं और वो सोचती है कि वो दोनों अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं।
वो टाकुटो से पूछती है कि क्या उन्हें एक मिशन देकर रिसोर्स इकट्ठा करने भेजना चाहिए, और टाकुटो सजेस्ट करता है कि उन्हें ऑर्डर देना चाहिए कि वो लोग इस जगह को और सुंदर बनाएं और कुछ नए हाउसेस बनाएं। आटू तुरंत बाद मॉल्टर को बता देती है, उसे बोलती है कि घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करो, लेकिन जंगल का ज्यादातर हिस्सा जैसा है वैसा ही छोड़ दो। मॉल्टर कहता है कि वो तुरंत काम शुरू करेगा क्योंकि डार्क एल्फ्स असल में जंगल के रहने वाले होते हैं। टाकुटो फिर उन्हें कहता है कि जो हिस्सा वो काट रहे हैं उसका रिफॉरेस्टिंग करो, लेकिन ये बात एल्फ्स को कंफ्यूज कर देती है क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि रिफॉरेस्टिंग क्या होता है। टाकुटो समझ जाता है कि शायद उनकी सिविलाइजेशन अभी इतनी एडवांस नहीं है कि रिफॉरेस्टिंग समझ सके, इसलिए वो उनसे पूछता है कि क्या वो मिलिट्री मैजिक या 6 मेजर एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। मॉल्टर कहता है कि उसे सिर्फ 4 मेजर एलिमेंट्स के बारे में पता है, और एमिली कहती है कि उसने कभी नहीं सुना कि कोई कंट्री मिलिट्री मैजिक का यूज करता है। टाकुटो और आटू को समझ आता है कि ये दुनिया उनके सोच से भी ज्यादा प्रिमिटिव है, लेकिन ये उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि जैसे ही वो अपनी मैजिक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाएंगे वो लोग बाकी किंगडम से तेजी से तरक्की कर सकते हैं। आटू फिर समझाती है कि रिफॉरेस्टिंग का मतलब है नए पेड़ उगाना उन पौधों की जगह जो उन्होंने काट दिया है, और डार्क एल्फ्स कहते हैं कि वो भी ऐसा करते हैं लेकिन मैजिक से उन्हें जल्दी नहीं उगा सकते, और वो अचानक इस खोज का क्रेडिट टाकुटो को देती है, जबकि ये एक बड़ा झूठ होता है। वो लगातार टाकुटो की तारीफ करती रहती है, कहती है कि उन्होंने ही वो यूनिक फ्रूट बनाए थे जो उन्होंने पहले खाए थे, और ग्रेप्स तो उसका फेवरेट है। एमिली आटू से सहमत होती है और कहती है कि उसने ग्रेप्स की बीज लगाए थे और कुछ प्लांट्स अभी उग चुके हैं, और ये बात टाकुटो को बहुत ज्यादा हैरान कर देती है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर कुछ भी उगाना पॉसिबल होगा। लेकिन वो जल्दी ही समझ जाता है कि वो अर्थ के फ्रूट्स यहाँ मैजिक से बना सकता है, जिसका मतलब यह है कि वो दूसरी चीजें भी बना सकता है। वो अपना ये थ्योरी टेस्ट करता है और एक कॉइन बनाता है, और वो समझ जाता है कि वो गन पाउडर और दूसरी साइंस वाली चीजें भी बना सकता है, और इस तरह वो अपनी सिविलाइजेशन को बाकी किंगडम से बहुत तेजी से एडवांस कर सकता है। तो इस एनीमे का सेकंड एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।